स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन यूनिट 1 का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 का पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा और सारी चीज़ें दिमाग में बैठा ली होंगी। तो चलिए पार्ट 2 हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विद होल्डिंग टैक्स रेट ऑन अ डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये है कि मान लो ये रिंकू है, ठीक है। इस रिंकू ने क्या करा है कि इंडिया के अंदर अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर ये कहो कि इंडिया की किसी भी कंपनी के शेयर परचेस करें, तो कंपनी वाले जो है वो डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब भी आप रिंकू को, क्योंकि रिंकू इंडिया का है नहीं, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है रिंकू, तो जब भी आप उसे डिविडेंड दो ना, तो आप पहले से जो टैक्स है वो काट लो, अपने पास रख लो उस टैक्स को काट के, और बाद में हमें दे दो, ठीक है। ये बात गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स काट के अपने पास रख लो, बाद में हमें दे दो। बट जो रिंकू को डिविडेंड आप दोगे उसमें ऑलरेडी आप टैक्स काट के रख लोगे। ऐसा नहीं है कि पहले रिंकू को पूरा पेमेंट कर दिया और फिर रिंकू जो है टैक्स दे रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स रेट ऑन डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। मतलब टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स ऑफ पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न विद इन अ कंट्री। अब ये किस लिए करा जाता है? देखो, अगर ऐसा होगा ना तो टैक्स की चोरी नहीं होगी, और इससे क्या होगा कि जो भी नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो कंट्री के जो रूल्स है, टैक्स रूल्स हैं, उनको ढंग से फॉलो भी कर लेगा, क्योंकि उसे जो इनकम मिलेगी उस पर ऑलरेडी जो भी टैक्स के हिसाब से टैक्स बैठता होगा वो अमाउंट कट के मिलेगा, है ना। अब देखो, ये जो रूल होता है ना, ये जनरली पैसिव इनकम पे लगता है। पैसिव इनकम के अंदर क्या क्या आता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी फी फॉर अ टेक्निकल सर्विसेज, रेंट और सिमिलर पेमेंट। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम पे कैसे विद होल्डिंग टैक्स लगता है। सबसे पहले डिविडेंड पे। डिविडेंड क्या होता है? वो इनकम जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। डिविडेंड जब भी पे करा जाता है नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को, जैसे हमारे केस में रिंकू को पे किया गया था, तो पहले से ही जो कंपनी पे कर रही है, मान लो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड पे कर रही है, एबीसी लिमिटेड पे कर रही है। एबीसी लिमिटेड जिस भी कंट्री में लोकेटेड है, मान लो एबीसी रिलेटेड इंडिया में लोकेटेड है, तो वो पहले ही टैक्स काट के देगी, ठीक है। ये बात यहाँ पे कही गई है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम किसको दिया जाता है? मान लो अगर किसी भी पर्सन या कंपनी ने किसी दूसरे पर्सन को पैसे उधार पे दिए, तो उसे ना पेमेंट मिलती है इंटरेस्ट के फॉर्म पे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो जनरली किस पे दिया जाता है? फॉरेन लोन पे, बॉन्ड पे, डिपॉजिट पे, या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे हो सकता है। तो इंटरेस्ट इनकम उस कंट्री में टैक्सेबल होती है जहाँ पे बोरोवर लोकेटेड है। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये है रिंकू, ये है रिंकू और ये है टिंकू, ठीक है। रिंकू जो है वो यूएसए से है और टिंकू जो है वो इंडिया में है, ठीक है। अब रिंकू ने टिंकू को पैसे दिए, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि वो जो अमाउंट है, वो जो इंटरेस्ट इनकम है, वो कहाँ टैक्सेबल होगी? जहाँ पे जो बोरोवर है, बोरोवर कौन है? इस केस में टिंकू है ना, इसको पैसे मिले तो ये बोरोवर हो गया। तो जिस भी कंट्री में ये बोरोवर लोकेटेड होगा वहाँ पे वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी। तो यहाँ ये बात की गई है कि जब भी टिंकू को रिंकू को इंटरेस्ट देना होगा, जब भी ये रिंकू को इंटरेस्ट देगा, तो पहले से ही इंटरेस्ट पे जो टैक्स होगा वो काट के अपने पास रख लेगा और बाद में गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑन अ रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होता है? तो देखो, अब इस रॉयल्टी इनकम को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। एबीसी लिमिटेड कहाँ है? यूएसए में है। और ये है हमारी XYZ लिमिटेड, ये दोनों कंपनी है, ठीक है। XYZ लिमिटेड जो है वो इंडिया में है। अब क्या है कि एबीसी लिमिटेड ने क्या किया है कि XYZ लिमिटेड को अपना ब्रांड नेम यूज़ करने दिया। इसने बोला कि ठीक है, आप हमारा ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हो। ये क्या हो गई? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो XYZ लिमिटेड इसको रॉयल्टी पे करेगी इसके बदले में। तो यहाँ ये कहा गया है कि जब भी XYZ लिमिटेड एबीसी लिमिटेड को रॉयल्टी पे करेगी, तो वो उस पर जितना भी टैक्स है वो डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट जो है वो करेगी। सिर्फ उतना पेमेंट टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट कर लेगी। इसके अलावा अगर कोई टेक्निकल सर्विस दी जाती है, मान लो अगर कोई पर्सन है जो दूसरी कंट्री से है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, वो किसी भी पर्सन को जो कि इंडिया का रेजिडेंट है उसको टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करे। टेक्निकल सर्विस मतलब इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी या टेक्निकल एडवाइस या मैनेजमेंट सर्विस। तो पेमेंट के टाइम पे जो भी टैक्स होगा उसको डिडक्ट कर लेगा और उसके बाद ही उसको पेमेंट करेगा। देन आता है कैपिटल गेन। अगर कोई भी कैपिटल गेन अराइज होता है ना, जैसे
कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है जैसे शेयर, सिक्योरिटी, लैंड या इन्वेस्टमेंट, तो उस पे भी टैक्स जो है वो डिडक्ट करके तभी कैपिटल गेन को पे किया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस इनकम, देखो बिजनेस इनकम नॉन रेजिडेंट की सिर्फ तब टैक्सेबल होती है जब अगर वो नॉन रेजिडेंट परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होता है उस कंट्री में। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होगा जहाँ से बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट हो रही है। मान लो मैं ये कहूँ कि ये जो रिंकू है ये परमानेंट जो इसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में, इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एक परमानेंट ऑफिस होगा इंडिया के अंदर और वहाँ से इसकी जो बिजनेस एक्टिविटी है वो कैरिड आउट हो रही होगी, ठीक है। तो तब मैं कह सकती हूँ कि रिंकू की जो कंपनी है या रिंकू का जो भी बिजनेस चल रहा है, पर्सनल बिजनेस या जो भी, उसकी बिजनेस इनकम इस कंट्री में इंडिया में टैक्सेबल होगी, ठीक है। और अगर परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करता है तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स, पहले तो टैक्स पे करा जाएगा और उसके बाद ही वो पैसा जो है वो दूसरी रिंकू को दिया जाएगा उसकी कंट्री में, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है विद होल्डिंग टैक्स की इन इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर। तो सबसे पहले कि टाइमली कलेक्शन हो जाता है टैक्स का नॉन रेजिडेंट से, इसके अलावा टैक्स की चोरी के चांसेस बच जाते हैं और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ टैक्स इवेशन एंड द टैक्स अवॉइडेंस, और कौन कौन से मेथड है टैक्स की चोरी करने के या टैक्स को अवॉइड करने के। अब इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, है ना। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ा दिए थे। तो अगर आपके मेथड आते हैं लिखने को तो आपको ये सारे मेथड लिखने हैं। अब इसमें से कई सारे मेथड ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे से मैं पार्ट 1 में आपको समझा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे बस उनका ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहले है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। देखो ट्रांसफ़र प्राइसिंग ना, ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है कि जब एक कंपनी ABC लिमिटेड मान लो एक कंपनी है, वो क्या कर रही है कि वो अपनी ही सब्सिडरी कंपनी XYZ लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसको गुड्स दे रही है, उसको गुड्स बेच रही है, ये कहो कि उसको गुड्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि जिस प्राइस पे वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचेगी, प्रोवाइड करेगी, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस, ठीक है। अब ट्रांसफ़र प्राइस किस तरीके से टैक्स को अवॉइड करने के लिए यूज़ करा जाता है, तो देखो मान लो ये कंपनी है ABC लिमिटेड, ये है XYZ लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो ऐसी कंट्री में है जहाँ पे टैक्स काफ़ी कम पे करा जाता है, नहीं यहाँ पे टैक्स काफ़ी हाई है। ABC लिमिटेड के यहाँ टैक्स काफ़ी हाई है, XYZ लिमिटेड के यहाँ टैक्स काफ़ी लो है। तो ये क्या करेगी, जब अपनी सब्सिडरी कंपनी को पेमेंट करेगी, जो भी गुड्स है वो ट्रांसफ़र करेगी, तो वो बहुत ही कम प्राइजेस पे करेगी, प्राइस एकदम कम पे कर देगी। इससे क्या होगा, ये दिखाएगी कि हमने जो ट्रांसफ़र करे हैं गुड्स जो हैं वो काफ़ी कम प्राइजेस पर करे हैं, तो हमारे पास तो ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं आया ना, क्योंकि रेवेन्यू हमारा कम हो गया, हमने कम प्राइजेस पे ट्रांसफ़र करें। तो इससे क्या होगा कि जब प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम लगेगा, है ना। अब क्योंकि XYZ लिमिटेड ने बहुत ही कम प्राइजेस पे सामान खरीद लिया तो उसकी तो एक्सपेंस कम हो जाएगी, है ना। XYZ लिमिटेड की एक्सपेंस कम हो जाएगी, एक्सपेंस कम होगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बट क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो टैक्स काफ़ी कम पे करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र प्राइसिंग की हेल्प से टैक्स को अवॉइड कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग ना हो इसीलिए क्या है कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल आया। अब गवर्नमेंट भी चालाक हो गई, गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग की हेल्प से टैक्स को अवॉइड करा जाता है, तो इसलिए आर्म लेंथ प्रिंसिपल आया। आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप जिस प्राइस पे किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को गुड्स ट्रांसफ़र करते हो या बेचते हो, उसी प्राइस पे आपको अपने एसोसिएट के साथ भी ट्रांजैक्शन करना होगा, उसी प्राइस पे आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या है कि मान लो ये जो ABC लिमिटेड है और ये जो XYZ लिमिटेड है, ये तो दोनों रिलेटेड कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, क्योंकि ये तो सब्सिडरी है। बट मान लो यहाँ रिंकू की कंपनी आ जाती है, रिंकू लिमिटेड, ठीक है। तो ABC लिमिटेड जिस प्राइस पे रिंकू लिमिटेड को वो गुड्स प्रोवाइड करेगी, उसी प्राइस पे उसे XYZ लिमिटेड को भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वो कम प्राइस पे नहीं कर सकती। दिस इज कॉल्ड द आर्म लेंथ प्रिंसिपल, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी चालाक हो गई है। नेक्स्ट आ गया है बेस इरोजन। बेस इरोजन में क्या होता है कि जो टैक्सेबल इनकम होती है, मतलब जिस इनकम पे टैक्स लगने वाला होता है, उस इनकम को कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है टैक्स पेयर के द्वारा, और ये जनरली तब होता है जब कोई मल्टीनेशनल इंटरप्राइज होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल इंटरप्राइज में क्या होता है कि उसकी जगह जगह सब्सिडरी होती है, अलग अलग कंट्रीज़ में होती है। कुछ कंट्रीज़ में टैक्स रेट ज़्यादा होता है, कुछ कंट्रीज़ में टैक्स रेट कम होता है। सिंपल शब्दों में कहो तो बेस इरोजन का मतलब है कि जिस अमाउंट पे, जिस इनकम पे टैक्स लगने वाला है ना, उसे आर्टिफिशियली कम कर
देना, ताकि लो टैक्स देना पड़े, गवर्नमेंट को लगे कि भाई तुम्हारा जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। अब रेवेन्यू कम हुआ है तो टैक्स भी कम लगेगा। अब क्या क्या केसेस हैं, कॉजेज़ हैं बेस इरोजन के, मतलब किस किस वजह से बेस इरोजन पॉसिबल है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट है इस वजह से। अब इसकी जो डिटेल है ना वो बहुत ही सिंपल है, और ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप इसे पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगा। तो मैं बहुत ही एक्सट्रीम डिटेल में नहीं जा रही हूँ। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, कहीं जो कंट्री कहीं ब्रांचेस उस कंट्री में हैं जहाँ टैक्स रेट कम है, कहीं ज़्यादा में है, तो ऐसे शिफ्ट हो जाता है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो टैक्स सिस्टम है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, जिसका फ़ायदा उठा लिया जाता है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट का यूज़ करा जाता है, कंपनी अपनी जो ऑनरशिप होती है ना इंटेंजिबल एसेट की, वो सब्सिडरी कंपनी को दे देती है, ठीक है। और फिर क्या करती है, कहती है कि अरे हमारी जो ये एसेट है ये तो हमारी है ही नहीं, ये तो सब्सिडरी कंपनी की है, तो हम तो इसको रॉयल्टी पे करते हैं। रॉयल्टी क्या हो गई, रॉयल्टी एक्सपेंस हो गई, एक्सपेंस पे कर रहे हैं मतलब प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, टैक्स कम करना पड़ेगा। देन आता है एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या होता है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ऐसी कंट्री जहाँ पे जो टैक्स रेट है वो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो टैक्स हेवन कंट्रीज़ की वजह से भी क्या होता है कि बेस इरोजन कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्टिंग और जो ऊपर सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें क्या डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। देखो प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है ना वो टैक्स इवेजन का मेथड है, ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग था वो टैक्स अवॉइडेंस का मेथड था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर तुम्हें ये पता है तो तुम्हें अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डिफरेंस आराम से समझ आ जाएगा। प्रॉफिट शिफ्टिंग में क्या होता है कि ये एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या करती हैं, अपना प्रॉफिट दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ होती हैं उन पर ट्रांसफ़र कर देती हैं। मतलब जो हाई टैक्स रेट कंट्री होती है ना, उससे अपना जो प्रॉफिट है वो लो टैक्स रेट कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है सब्सिडरी ब्रांचेस के थ्रू, और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट टैक्स रेट हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनी अपना ट्रांजैक्शन इस तरीके से अरेंज कर लेती है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट उस कंट्री में दिखा सके जहाँ पे टैक्स रेट कम है, और कम प्रॉफिट वहाँ दिखा सके जहाँ टैक्स रेट ज़्यादा है ना। अब रीज़न क्या है प्रॉफिट शिफ्टिंग के, डिफरेंस टैक्स रेट की वजह से, ग्लोबल स्ट्रक्चर की वजह से, इंटेंजिबल एसेट का यूज़ करके, और जो इंसेंटिव यूज़ करे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी दिया है मैंने प्रॉफिट शिफ्टिंग का, आप इसे पढ़ लेना। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग जैसा ही लगेगा, लेकिन ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, देखो ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि अगर नॉर्मल ही बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, बट जो प्रॉफिट शिफ्टिंग है ना वो एक स्ट्रैटेजी है जो जानबूझ के अप्लाई करी जाती है ताकि प्रॉफिट जो है वो कम दिखाया जा सके। ट्रांसफर प्राइसिंग तो क्या है कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें थोड़ी सी टेक्निक लगा दी, बट ये जो है प्रॉफिट शिफ्टिंग ये तो तुम्हारी बिल्कुल स्ट्रैटेजी है, जानबूझ के लगाई जाती है कि कम प्रॉफिट दिखाना, चलो स्ट्रैटेजी लगाते हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये टॉपिक मेथड नहीं है, टैक्स हेवन इज नॉट अ मेथड ऑफ टैक्स एवेजन और अ टैक्स अवॉइडेंस, ये डिफरेंट टॉपिक है। क्या है टैक्स हेवन? टैक्स हेवन क्या होता है? तो देखो कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे टैक्स रेट बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टर को, मल्टीनेशनल कंपनी को या इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये ना बहुत ही फेवरेबल जो डायरेक्शन क्रिएट करके रखती है टैक्स का, ताकि इंसान क्या करे कि सारा पैसा जो है इनकी कंट्री में डाल दे। ये कहेंगे मैम तो टैक्स लगाएंगे नहीं, आप बस इन्वेस्टमेंट कर दो। अब किसी भी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो डेवलपमेंट तो वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो टैक्स हेवन जनरली किस तरीके से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है कि टैक्सेशन कम होता है, फाइनेंशियल सीक्रेसी होती है, मतलब अपने फाइनेंशियल सीक्रेट किसी और कंट्री को बताते ही नहीं। तो फीचर्स क्या होते हैं टैक्स हेवन कंट्री के? तो देखो पहले तो यहाँ पे लो या ज़ीरो टैक्स रेट होता है, ठीक है। देन उसके बाद फाइनेंशियल सीक्रेसी होती है, मतलब जो भी टैक्स है टैक्स हेवन कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो इन्वेस्टर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी को भी प्रोवाइड नहीं करते। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं होती, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ही नहीं कोई। देन कंपनी का बनाना भी बहुत आसान होता है, यहाँ आप बहुत ईजिली कोई भी कंपनी बना सकते हो विद अ मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी। इसके अलावा जो एक्सचेंज कंट्रोल है वो होता ही नहीं है, ठीक है। अब मेथड क्या है जिसके हेल्प से टैक्स हेवन का यूज़ होता है? मान लो टैक्स हेवन एक कंट्री है, ठीक है, उसका सिस्टम
ऐसा है कि उसे टैक्स हेवन कहा जा रहा है। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो शेल कंपनी क्रिएट कर दी जाती है। शेल कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ पेपर पे होती है, एक्चुअल में होती ही नहीं, क्योंकि वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही होती, बस पेपर पे उसका नाम होता है। इस कंपनी को क्रिएट करके सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है ना, वो इस कंपनी के नाम पे दिखा दिया जाता है। अब ये कंपनी कहाँ है, ये कंपनी तो टैक्स हेवन कंट्री में है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी टैक्स होगा ये टैक्स हेवन कंट्री को देगी। अब मान लो टैक्स हेवन कंट्री में तो टैक्स ही नहीं दिया जाता, तो इस प्रॉफिट पे टैक्स ही नहीं लगेगा, सारे के सारे प्रॉफिट पे टैक्स बच गया। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो भी एसेट है, पेटेंट वगैरह, वो ट्रांसफर कर देना और उसके बाद फिर ड्रामा करना कि हम तो रॉयल्टी पे कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा राउटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब डायरेक्ट किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट ना करके टैक्स बेनिफिट लेने के लिए मॉरिशस या सिंगापुर जैसी कंट्री के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, जिससे क्या होगा कि टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। देन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कंपनी जो है प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर लेती है टैक्स हेवन सब्सिडरी में, और प्रॉफिट जो है होम कंट्री को ट्रांसफर ही नहीं करती, बस वहीं पे जमा करके रखती रहती हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़ के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं जिन्हें टैक्स हेवन कंट्रीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रीटी शॉपिंग। अब ये ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि कोई भी जब एग्रीमेंट करा जाता है तो एक तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व करा जाता है, किसी भी तीसरी कंट्री को, क्यों, ताकि टैक्स बचा सके। ये जो कंट्रीज़ होती हैं ना, ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ ही होती हैं, इनकी हेल्प से टैक्स ना देना पड़े, इस बात को मेक श्योर करा जाता है। अब इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो सबसे पहले ऐसी कंट्री को ढूंढा जाता है जिसका DTA हो उस कंट्री के साथ जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। DTA क्या होता है, DTA का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। अब इंडिया का मॉरिशस के साथ ये एग्रीमेंट हो रखा है कि अगर कोई भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा और मॉरिशस के थ्रू करेगा तो वहाँ पे उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, सिर्फ मॉरिशस में टैक्स लगेगा, और मॉरिशस क्या है, टैक्स हेवन कंट्री है, ठीक है। देन उसके बाद उस कंट्री को एज ए इंटरमीडिएटरी यूज़ करा जाता है और फिर उस कंट्री के थ्रू जो है वो इन्वेस्टमेंट करी जाती है। अब इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये है रिंकू। अब रिंकू को क्या है कि इन्वेस्टमेंट करनी थी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब रिंकू का एडवाइज़र है टिंकू। तो टिंकू ने बोला कि देख अगर तू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर तेरे पे क्या होगा, टैक्स लगेगा, ठीक है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा तो टैक्स लगेगा। इसने क्या सजेस्ट करा कि तू एक कंपनी बना, कहाँ पे, टैक्स हेवन कंट्री में। अब ये टैक्स हेवन कंट्री इन्होंने कौन सी चूज़ करी है, मॉरिशस। इन्होंने कहा, टिंकू ने बोला रिंकू को कि तू मॉरिशस में एक कंपनी बना, क्योंकि मॉरिशस में शेल कंपनी बनाना बहुत आसान है, ठीक है। शेल कंपनी क्या होती है पता होगा, अब तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताओ शेल कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो टिंकू ने इसको सजेस्ट किया कि तू शेल कंपनी बना ले मॉरिशस में। अब रिंकू ने शेल कंपनी बनाई मॉरिशस में। उसके बाद रिंकू कहाँ से है, US से है, ठीक है, USA से। तो उसने मॉरिशस के थ्रू, मतलब इस कंपनी के थ्रू जो मॉरिशस में बनी है शेल कंपनी, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करा। अब इंडिया का DTA हो रखा है मॉरिशस के साथ, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है। इसके अंडर क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से होगी उसका जो भी टैक्स लगेगा वो मॉरिशस का में लगेगा, इंडिया को कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब रिंकू ने क्या किया, शेल कंपनी के थ्रू करी है। अब मॉरिशस की अच्छी बात यह है कि मॉरिशस में ना टैक्स नहीं है, टैक्स हेवन कंट्री है, 0% टैक्स है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि रिंकू का सारा टैक्स बच गया। अगर रिंकू US का है और वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता तो जितना भी कैपिटल गेन होता सब पे टैक्स लगता, बट टिंकू ने इतनी चालाकी खेली कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। ये जो है, ये जो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया है, यही होता है टैक्स ट्रीटी शॉपिंग, इसी को कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। अब यहाँ पे एक ना केस स्टडी भी है आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई ना, वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। वीडियो को पॉज करना और एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बैकग्राउंड क्या है कि 1983 में DTA हो गया था, जहाँ पे डबल टैक्सेशन और इनकम को अवॉइड किया जा रहा था, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को इनकरेज करा जा रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करा जा रहा था। इंपॉर्टेंस क्या थी इससे, इस एग्रीमेंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज था ना, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में ये कहा गया था कि मान लो अगर कोई भी शेयर सेल करे जाते हैं, मान लो ये रिंकू ने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया की किसी भी कंपनी में,
ठीक है, किसके थ्रू? शेयर्स के थ्रू। उसने शेयर्स परचेस करें और अगर अब वो शेयर्स सेल करता है जिस पे उसे कैपिटल गेन होगा, है ना, तो वो कैपिटल गेन सिर्फ उस कंट्री में टैक्सेबल होगा जहाँ पे वो पर्सन रहता है। मतलब जहाँ पे रिंकू रहता है, जहाँ का वो रहने वाला है, फिर उस कंट्री में सिर्फ उसे टैक्स देना होगा, है ना। अभी मॉरिशियस और इंडिया के बीच में था, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ मॉरिशियस का जो रिंकू है, अगर वो मॉरिशियस का है तो उसे सिर्फ मॉरिशियस में टैक्स देना होगा, है ना। अब मॉरिशियस तो टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ पे तो टैक्स लगता ही नहीं कैपिटल गेन पे, तो रिंकू को कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। अब इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रिंकू, पहला जो अभी केस अभी मैंने एग्जांपल तुम्हें समझाया था, तो इसी तरीके से रिंकू के अलावा और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करी ना वो मॉरिशस के थ्रू करनी शुरू कर दी, जिससे उनका कैपिटल गेन जो है बच जाए, ठीक है। अब किस तरीके से वो लोग करते थे, ये पूरा मैकेनिज्म मैंने एज एन स्टेप यहाँ पे समझा रखा है, और ये वही बात है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई थी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगा मॉरिशस से। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अमेंडमेंट आई। अमेंडमेंट कब आई? 2016 में। और ये अमेंडमेंट आई कि कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम अ शेयर्स एक्वायर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2017 आर टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब अगर रिंकू 1 अप्रैल 2017 के बाद कोई भी शेयर जो है इंडिया में परचेस करता है, भले ही वो अपनी शेल कंपनी से करे जो उसने मॉरिशस में बना रखी है, तो बाद में अगर वो उन शेयर्स को बेचता है और उस पे उसे गेन होता है, तो उसे इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। ग्रेजुअली क्या हुआ कि और सारी प्रोविजन भी इंट्रोड्यूस करी गई ताकि ये जो ट्रीटी हुई थी इसका गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। तो ये पूरी केस स्टडी थी जो आपके सिलेबस में दे रखी थी। इसी के साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन का आपका यूनिट 1 होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही थी, तो ये आप नोट्स बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो कवर करूँ, सारी यूनिट इसकी पढ़ाऊँ, तो फटाफट कमेंट कर दो कि मैम प्लीज़ प्रोवाइड मोर लेक्चर, ताकि मेरे को इंकरेजमेंट मिले कि हाँ ठीक है मुझे करना है और मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर। अगर आपको इस सब्जेक्ट की और वीडियोस चाहिए तो फटाफट कमेंट कर दो। थैंक यू।